हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोड की एक और नई वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस सीरीज का अगला एपिसोड मैं ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप लोग उसे भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर उसे जरूर से चेकआउट कर लेना और हाँ, वहाँ पे कमेंट करके भी जरूर से बताना कि आप लोगों को वो वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस के ग्रेट टेलर को जान से मारने के बाद एसएटजू के हाथों में एक जेड जार लगा था, जिसके बारे में ग्रेट टेलर ने एसएटजू को सिर्फ इतना ही बताया था कि ये जेड जार उसे मास्टर यिनची ने दिया था, जो कि उसे ये सब कुछ करवा रहा था। अब यिनची तक एसएटजू और बाकी सभी लोगों को वो जेड जार ही पहुंचा सकता था, इसलिए एसएटजू उस जेड जार को बनाने वाले की जिम्मेदारी मिचू को सौंप देते हैं। लेकिन तभी बर्निक्रो भी आगे आते हुए कहता है कि इस मामले को मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, जिसके चलते वहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप बन गए थे, एक मिचू और हाउजियन का, दूसरा बर्निक्रो और लिंगहू का। और इस तरह वो दोनों ही ग्रुप बहुत ही तेजी के साथ पूछताछ करते हुए लिंगान सेट तक जा पहुंचते हैं, जहाँ का मास्टर ही उन जेड जार्स को बनाने वाला था। पर भले ही लिंगान सेट का वो मास्टर उनकी चपेट में आ चुका था, लेकिन वो वहाँ पे कमीनों की तरह जोर जोर से हंसते हुए एसएटजू से कहता है, तुम चाहे यहाँ पे मेरी जान क्यों न ले लो, लेकिन मैं तुम्हें अपने मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। लिंगान सेट के मास्टर की ये बात सुनकर एसएटजू जब उसकी मेमोरी को चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पे जाने को मिलता है कि इसकी सारी पिछली मेमोरी तो इरेज हो चुकी है और उसके अपने पास से पिछले 100 साल की ही मेमोरी बची हुई थी। एक तरह से यिनची उसे हिप्नोटाइज करते हुए बहुत ही चालाकी के साथ उससे अपना काम निकलवा रहा था, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें सहमत एलम के लिंगान सेट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसएटजू समझ चुके थे कि लिंगान सेट का ये मास्टर उनके किसी भी काम का नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देते हैं, जिसके चलते तो लिंगान सेट का मास्टर एक पल के लिए वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था। लेकिन जब वो दोबारा वहाँ पे उठता है तो वो बहुत ही अजीब तरीके की हरकतें करने लगा था और साथ ही साथ वहाँ पे पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा था, कौन हूँ मैं, आखिर कौन हूँ मैं। यानी कि एसएटजू ने अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करते हुए उसकी बची कुछ हुई मेमोरी को भी मिटा दिया था। इसलिए वो सेक्ट मास्टर वहाँ पे एक तरह से जश्न मनाते हुए कहने लगा था, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, अब मैं आजाद हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मजा ही आ गया। और ये कहकर तो लिंगान सेट का वो मास्टर खुशी के मारे वहाँ पे झूमने लगा था और उसे वहाँ पे इस तरह से झूमते हुए देखकर बर्निक्रो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है कि इसे क्या लगा था, ये मेरे एंसेस्टर को धमकी देकर बच जाएगा, वैसे तो तुम मरना डिजर्व करते थे, लेकिन ये तुम्हारे लिए मौत से भी बड़ी सजा होगी। जबकि पीछे की तरफ मौजूद एंसेस्टर तो वहाँ पे उन सभी से कोल्ड टून में कहते हैं, तो तुम लोग जिसे तलाश कर रहे थे वो तो तुम लोगों के हाथों में नहीं लगा, जिसका मतलब है कि अब तुम लोग दोबारा से जीरो पे आ चुके हो। एंसेस्टर की ये बात सुनकर लिंगहू आगे बढ़कर एंसेस्टर से माफी मांगते हुए उनसे कहता है कि प्लीज हमें माफ कर दें, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भले लिंगान सेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे काफी सारा मटेरियल मौजूद है, यानी कि अभी भी हम यहाँ पे कोई न कोई क्लू तो ढूंढ ही सकते हैं। लिंगहू की ये सारी बातें सुनकर एंसेस्टर के सभी डिसेबल्स का जज्बा एक बार फिर से वापस आने लगा था और इसी बीच हाउजियन वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए कहता है, इन जेड जार्स को बहुत ही सीक्रेटली बनाया जा रहा था, तो अगर हम लोग सही से सोचे तो हम लोग आसानी के साथ इन जेड जार्स को बनाने वाले मटेरियल्स को ढूंढ सकते हैं। अगर वो लोग लिंगान सेट के अंदर ही इन जेड जार्स को बना रहे थे तो जरूर से उन्हें बनाने वाला मटेरियल भी यहीं कहीं आसपास ही छुपा हुआ होगा। हाउजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचू के दिमाग की बत्ती भी चलती है, वो अचानक से मुस्कुराते हुए उन सभी लोगों से कहती है, जैसे कि एंसेस्टर हमेशा कहते हैं, हर सेक्ट अपने ट्रायर्स। और इस आगे मिचू कुछ कह पाती उसे पहले बनने करो, उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हर छोटा मोटा सेक्ट हमेशा अपने टायर्स को नीचे जमीन में छुपा के रखता है। बर्निक्रो की ये बात सुनकर मिचू वहाँ पे मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए उससे कहते, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और अगर हम लोग इस फार्मूला को इस सिचुएशन के ऊपर लगाएं तो इसका मतलब है कि लिंगान सेट के लोगों ने जरूर से उन जेड जार्स को बनाने वाला मटेरियल नीचे जमीन के अंदर छुपा के रखा होगा। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। और ये कहकर मिचू जल्दी से हाउजियन को अपने साथ लेकर नीचे जमीन में खुदाई शुरू कर देती है, जहाँ उन लोगों को खुदाई करते हुए देखकर निंगजू भी अपना दिमाग लगाते हुए कहती है, तुम लोग यहाँ पे तलाश तो कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों को जमीन के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि शायद तुम लोग एक बात भूल रहे हो, लिंगान सेट का लीडर कितना ज्यादा चालाक था, वो हमें कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने जमीन के नीचे कोई भी क्लू छोड़ा होगा। इवन वो तो इतने ज्यादा सुधान थे कि मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने पूरे लिंगान सेट के अंदर कोई सबूत छोड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे ढूंढना बेकार है। निंगयू की ये सारी बातें जो कि मिचू वहाँ पे काफी गौर से सुन रही थी, वो अचानक से वहाँ पे खुदाई रोककर रोते हुए उससे कहती है, तुम ये सब मुझे पहले नहीं बता सकती थी, खामखाई मुझसे इतनी ज्यादा खुदाई करवा दी। और ये कहकर मिचू वहाँ पे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह रोते हुए वापस एंसेस्टर के पास आने लगी थी, जो देखकर एंसेस्टर वहाँ पे कोल्ड टून में उन सभी को बताते हैं, भले वो मटेरियल जमीन के नीचे मौजूद नहीं है, लेकिन वो है लिंगान सेट के अंदर ही मौजूद है। और ये कहकर एंसेस्टर अचानक से अपनी फिंगर को ऊपर हवा में उठाकर अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आसमान के बीचों बीच हमला कर देते हैं और एंसेस्टर के उस खतरनाक अटैक की वजह से देखते ही देखते वहाँ पे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया था, जिसके ओपन होते ही वहाँ का पूरा मौसम ही बदलना शुरू हो गया था और तभी कोई बड़ी सी चट्टान धीरे धीरे उस स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल से बाहर आने लगती है, जो देखा तो वहाँ पे एंसेस्टर के सभी डिसेबल्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और मिचू वहाँ पे मुस्कुराते हुए हाउजियन से कहती है, तो इसका मतलब है कि लिंगान सेट ने अपना वो ट्रायर ऊपर आसमान में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसके अंदर छुपा रखा था। और इसी बीच देखते ही देखते वो अजीब सी दिखने वाली चट्टान
चट्टान उस स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल से होते हुए सीधे नीचे जमीन पे आ गिरती है, जिसके गिरते साथ ही पूरा का पूरा लिंगान सेट वहाँ पे हिल के रह गया था। जो देखकर बर्नी क्रो जल्दी से तजू के पास जाते हुए उनसे कहता है, बॉस अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं इस बड़े से माउंटेन के अंदर एक छोटा सा होल बनाना चाहता हूँ ताकि हम लोग इस बड़े से माउंटेन को आसानी से उठा सके। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर मिचू भी आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए तजू से कहती है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे तो लगता है कि हमारे हाथ में कोई बहुत बड़ा खजाना लगा है। इस माउंटेन का साइज तो देखिए, अगर वाकई ये कोई खजाना हुआ तो हम तो रातों रात माला माल हो जाएंगे। मिचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे तजू के साथ साथ बाकी सभी बीना में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, ये लड़की बीना कभी नहीं सुधरने वाली, हर वक्त बस पैसों का ही सोचती रहती है। इसी बीच हाउसियन आगे बढ़कर उस बड़ी सी चट्टान को चेक करते हुए तजू को बताता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही मटेरियल है जो कि चेयर जार को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। जिस पे निंगयू अपना दिमाग लगाते हुए कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इस रॉ मटेरियल को इस तरह एक डायमेंशन फॉर्मेशन के अंदर छुपा के क्यों रखा गया था। निंगयू की ये बात सुनकर बाकी सभी लोगों के मन में भी यही सवाल चलने लगा था, जो देखकर निंगयू अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सबके पीछे जो कोई भी है वो बहुत ही ज्यादा शातिर और चालाक है। उसने तो यहाँ पे एक तरह से सारे सबूत मिटा दिए थे, कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था। पर वो बेचारा कहाँ जानता था कि इस बार उसका पाला ऐसा तजू से पड़ा है, जिन्हें ये मामूली सी फॉर्मेशन तो क्या बड़ी से बड़ी डायमेंशनल फोर्सेस भी नहीं रोक सकती। लेकिन एक तरह से तो अभी तक भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ये काम जो कोई भी कर रहा है वो प्रॉपर प्लान बना के और परफेक्ट तरीके के साथ कर रहा है। हम लोगों को उसे यहाँ पे ढूंढते हुए इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक हमारे हाथों में कोई एक सिंगल सबूत तक नहीं लगा। इसी बीच हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे चारों तरफ से घूमता हुआ उस चट्टान को बहुत ही गौर से देख रहा था, और उस बड़ी सी चट्टान से निकलने वाले औरों को महसूस करके उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो आगे बढ़कर ऐसा तजू और बाकी सभी को बताता है, मुझे तो ये एंशिएंट टैलेंट सेट का ही एक टायर लग रहा है। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर उन सभी लोगों को वहाँ पे एक झटका लगता है, जो देखकर लिंगू भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये कोई चट्टान नहीं है बल्कि ये तो और मेटल स्टोन है, जिसे स्पेशली टैलेंट सेट के सेक्रेट बीस्ट के लिए बनाया गया था। इसे तुम लोग उस सेक्रेट बीस्ट का एक्वेरियम भी कह सकते हो। लिंगू की ये बात सुनकर तो अब उन सभी लोगों को वहाँ पे पहले से भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है, और मिचू वहाँ पे चौंक कर उससे सवाल करते हुए पूछती है, इतना बड़ा एक्वेरियम? अगर ये और मेटल स्टोन ही इतना ज्यादा बड़ा है तो फिर एक्वेरियम कितना ज्यादा बड़ा होगा? आखिर एंशिएंट टैलेंट सेट किस तरह के बीस्ट को पाल रहा था, और उस खतरनाक बीस्ट का साइज क्या था? जिसपे लिंगू वहाँ पे बहुत ही प्राउड के साथ उन सभी को जवाब देते हुए बताता है, हम लोग एंशिएंट सेक्रेट बीस्ट कुनपिंग को पाल रहे थे, जिसे एक लेजेंडरी फिश बीस्ट माना जाता है, लेकिन वो जब चाहे एक जायंट बर्ड में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था, और उसकी साइज का अंदाजा तुम लोग इस बात से लगा सकते हो कि वो एक पहाड़ से भी बड़ा दिखाई देता था। इसी बीच हमें उस सेक्रेट बीस्ट कुनपिंग की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है, जो कि वाकई काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दिखाई दे रहा था। और लिंगू की ये सारी बातें ऐसे तजू को छोड़कर बाकी सभी लोग वहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड होकर सुन रहे थे, जो देखकर लिंगू भी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, और रही बात इस और मेटल स्टोन की, तो इसे हमारे मास्टर जूजियन बहुत ज्यादा मेहनत के बाद नॉर्दर्न सी से लाए थे, पर कुछ अर्से बाद ये चोर उस और मेटल स्टोन के एक छोटा सा टुकड़ा चुराने में कामयाब हो गया था, और इस बात के चलते मास्टर जूजियन अगले 1 महीने तक लगातार गुस्सा रहे थे, क्योंकि वो चोर इतना ज्यादा चालाक था कि वो हम में से किसी की भी पकड़ में नहीं आया था। और आज उस और मेटल स्टोन के छोटे से टुकड़े को यहाँ पे देखकर मुझे लगता है कि उसे चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि यूंची ही रहा होगा, जो कि यहाँ पे इन सभी लोगों का इस्तेमाल करते हुए इन जेट जार्स को बना रहा है। लेकिन अभी लिंगू वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी ऐसा तजू आगे बढ़कर उस और मेटल स्टोन को देखते हुए कार्टून में कहते हैं, पर ये फेक है। ऐसा तजू की ये बात सुनकर उन सभी लोगों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और सबसे बड़ा झटका तो बेचारी लिंगू को लगा था। वो चौंकते हुए ऐसा तजू से कहता है, क्या ये नकली है? लिंगू की ये बात सुनकर ऐसा तजू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस और मेटल स्टोन के ऊपर अटैक करते हैं, और ऐसा तजू के उस अटैक के चलते वो स्टोन वहाँ पे राख में बदलना शुरू हो गया था, जो देखकर तो अब उन सभी लोगों को भी वहाँ पे पक्का यकीन हो गया था कि ऐसा तजू जो कह रहे थे वो वाकई सच था। लेकिन इसी बीच दूर कहीं हम यिनची को देखते हैं, जो कि वहाँ पे एक मैजिकल पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए ऐसा तजू और उनके डिसेबल्स के ऊपर नजर रख रहा था। वो ऐसा तजू के इस मूव को देखते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, जितना ज्यादा मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा चालाक निकला। पर जू यंग, इस बार तुम्हारा पाला आम लोगों से नहीं पड़ा। भले तुम सेवंथ एलम को पूरी तरह से उलट पुलट कर चुके हो, पर अभी तक भी तुम्हें हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, और ना ही आगे मिलने वाला है। और ये कहकर यिनची, जो कि यूपी माउंटेन्स के अंदर ही मौजूद था, वो कमीनों की तरह जोर जोर से हंसने लगा था, और हंसकर ऐसा तजू को देखते हुए कहने लगा था, तुम बस मेरे बनाए हुए इल्यूजन को ही फॉलो कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बहुत जल्द मेरे जाल में फंस जाओगे। लेकिन ये कहकर यिनची अभी वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी ऐसा तजू को वहाँ पे एहसास हो जाता है कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए है। इसलिए जैसे ही ऐसा तजू वहाँ पे कोड लुक के साथ ऊपर की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पे उस मैजिकल पोर्टल के अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे बेचारे यिनची भी वहाँ पे नहीं बच पाता, और वो उस खतरनाक धमाके के इम्पैक्ट की वजह से खिसकते हुए काफी पीछे चला गया था। लेकिन ये सब देखकर भी यिनची वहाँ पे परेशान होने के बजाय उल्टा खुश होते हुए कहता है, जितना ज्यादा मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा ताकतवर है, तो इसका मतलब है कि टैलेंट सेट का नया रूलर पिछले वाले से भी ज्यादा पावरफुल है। चलो अच्छा ही है, मेरे इल्यूजन्स के चलते मुझे इसकी ट्रू एबिलिटीज तो देखने को मिल पा रही है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा ये कब तक मेरा पीछा कर पाता है, और क्या ये कभी मुझे ढूंढ भी पाएगा या नहीं। ये तो
फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन इस खेल में मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें लिंग हनसेट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसेटजू को छोड़कर एसेटजू के सभी डिसेबल्स अपना दिमाग लगाने में लगे हुए थे। पर उन बेचारों को तो वहाँ पे पता भी नहीं चल पाया था कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए था, और उनके ऊपर नजर रखने वाले को एसेटजू वहाँ पे मजा भी चखा चुके थे। और तभी निंग्यू वहाँ पे एक बार फिर से अपना कमाल का दिमाग लगाते हुए कहती है, अगर ये मटेरियल फेक है तो इसका मतलब है कि इस सब के पीछे जो कोई भी मास्टरमाइंड है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मानना पड़ेगा, इस सब के पीछे जो कोई भी है वो काफी ज्यादा शातिर और चालाक है। और इसी बीच एसेटजू भी वहाँ पे पहले वाले जेट जार को बाहर निकालते हुए इन सभी को बताते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये जेट जार भी नकली है। और ये कहकर एसेटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे भी राख में बदल देते हैं। और ऐसा होते ही उस और मेटल स्टोन वाली राख और इस जाल वाली राख दोनों आपस में मिल जाती है, जिनके मिलने के बाद ही हम देखते हैं कि ऊपर हवा में एक तरह का कोई नक्शा बन गया था, जिसे देखकर तो सभी लोगों का मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। और मिचू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, तो ये है असली सबूत। अगर एसेटजू हमारे साथ ना होते तो हम लोग तो कभी भी इसके बारे में पता ना लगा पाते। और तभी देखते ही देखते वो मैप वहाँ पे कुछ वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो देखकर मिचू वहाँ पे एसेटजू की तारीफ करते हुए कहती है, बॉस आपने तो कमाल ही कर दिया। जो देखकर मिचू का चमचा हाउसियन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, मिचू बिल्कुल ठीक कह रही है बॉस, आपने वाकई कमाल कर दिया। इसका मतलब है कि आप सब कुछ पहले से ही जानते थे। लेकिन इस बीच लिंगू उन जेट जार्स को देखकर अपना दिमाग लगाते हुए कहता है, अगर ये सब बस हमें डिस्टर्ब करने के लिए किया गया था तो जरूर से वो लोग हमारे ऊपर नजर भी रख रहे होंगे। और मुझे तो लगता है कि ये सब किया भी इसीलिए क्या होगा ताकि वो लोग हमारे बारे में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जान सके। इसी बीच निंग्यू की नजर वहाँ पे लिंग हनसेट के मास्टर के ऊपर पड़ती है, जो कि अभी तक भी खुशी के मारे वहाँ पे झूमे जा रहा था। जो देखकर निंग्यू वहाँ पे सीरियस होते हुए एसेटजू से कहती है, सिस्टर लिंग हनसेट के अंदर तो हमें कुछ भी नहीं मिला, जिसका मतलब है कि हम लोगों को यहाँ पे रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को चेंगलियू ट्रेडिंग की तरफ ही निकलना चाहिए। असल में जो अभी अभी वर्ड्स वहाँ पे अपीयर हुए थे उसमें चेंगलियू ट्रेडिंग ही लिखा हुआ था, जिसका मतलब था कि उन लोगों को वहाँ पे कुछ न कुछ तो मिलने ही वाला था। इसी बीच बर्निक्रो भी वहाँ पे आगे आकर गुस्सा होते हुए कहता है, बस एक बार इस सब का मास्टरमाइंड मेरे हाथों में लग जाए, उसके बाद तो मैं 3 दिनों तक और 3 रातों तक लगातार रोस्ट करूंगा। कमीने ने हमें भगा भगा कर परेशान कर दिया है। जिस दिन भी वो मेरे हाथों में लगेगा मैं अपना सारा का सारा गुस्सा उसी के ऊपर ही निकालने वाला हूँ। बर्निक्रो की ये बात सुनकर तो बाकी सभी के फेस के ऊपर भी गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी एसेटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते भी उन सारे ट्रेस को अपने पास रख लेते हैं। और वहाँ का सारा काम निपटाने के बाद वो लोग चेंगलियू ट्रेडिंग की तरफ निकल चुके थे। जिसके बाद हम लोगों को वहाँ पे रात को चेंगलियू ट्रेडिंग का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वैसे तो चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे का फायदा उठाकर चेंगलियू ट्रेडिंग के लोग बहुत ही चालाकी के साथ अपने ट्रेस को किसी और जगह पे शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे थे। और चेंगलियू ट्रेडिंग का शॉपकीपर ये काम बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ करवा रहा था, ताकि किसी को भी इसके बारे में भनक ना लगे। वो वहाँ पे बहुत ही धीमे लहजे में चिल्लाते हुए अपने दोनों नौकरों से कहता है, जल्दी करो, हमें आज रात ही सारा माल शिफ्ट करना होगा। उस शॉपकीपर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी नौकर भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ काम करने लगते हैं। लेकिन इस बीच एक नौकर से वहाँ पे गलती हो जाती है। वो नौकर बेचारा लड़खड़ाते हुए वहीं पे गिर जाता है, और जैसे वो नीचे गिरता है तो उसके साथ वो बॉक्स भी नीचे गिरते हुए ओपन हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पे काफी सारे जेट जार्स टूट जाते हैं। जो देखकर शॉपकीपर वहाँ पे आग बबूला होते हुए उससे कहता है, कमीने ये तूने क्या कर दिया? मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा था कि हम लोगों को ये काम खामोशी और सावधानी के साथ करना है। लेकिन ये कहते कहते ही उस शॉपकीपर को भी वहाँ पे एहसास होता है कि अनजाने में वो खुद भी वहाँ पे चिल्ला रहा है। इसलिए वो अपना मुंह बंद करके अपने नौकर को डांट लगाते हुए कहता है, कमीने अगर तुम्हारी वजह से हम लोग पकड़े गए तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही जान से मारूंगा। अब यहाँ पे बैठे बैठे मेरे मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से ये सब साफ करो। अगर उन्हें हमारे बारे में भनक भी लग गई तो समझो हम सभी का खेल खत्म। अपने शॉपकीपर की ये बात सुनकर वो दोनों ही नौकर वहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ सारा कचरा साफ करने लगे थे। जो देखकर शॉपकीपर गुस्से से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है, कमीने कहीं के दोनों बेकार है, मुझे इनकी जगह किसी और को लाना चाहिए था। लेकिन अभी वो वहाँ पे उन दोनों को गालियां देते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वो सामने से जाकर किसी के साथ टकरा जाता है, जिसके साथ टकरा कर ही बेचारा वो शॉपकीपर लड़खड़ाते हुए पीछे आ गिरता है। और जिसके साथ वो टकराया था वो कोई और नहीं बल्कि हाउसियान था। और हाउसियान अकेला तो हो नहीं सकता था, उसके साथ मिचू भी थी, जो कि शॉपकीपर को गिरते हुए देखकर मुस्कुराकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, ये तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे? शर्माओ मत, बताओ भी कहाँ जा रहे थे? हम तुम्हें वहाँ पे छोड़ देते हैं। मिचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शॉपकीपर उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दिए बगैर वो उल्टे पांव वहाँ से दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो वहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसके सामने तो खुद मौत खड़ी थी, यानी कि एसेटजू खड़े थे, जिसे देखकर तो उसे वहाँ पे पहले से भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है। जिन्हें देखकर वो वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहता है, जू यंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसपे एसेटजू भी मुस्कुराते हुए कॉल टून में उससे कहते हैं, ओ तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ पे मेरे ही इंतजार कर रहे थे। और ये कहकर जैसे एसेटजू वहाँ पे अपना पाँव नीचे जमीन पे पटकते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिस खतरनाक ब्लास्ट की वजह से न सिर्फ नीचे जमीन में क्रैक्स आ जाते हैं बल्कि उसी के साथ साथ उस धमाके के इम्पैक्ट की वजह से बेचारा वो शॉपकीपर भी वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरता है। जो देखकर उसके दोनों
नौकर जल्दी से उसके पास आकर उसे वहाँ पे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों उसे वहाँ पे संभालने की बजाय उल्टा डर के मारे वहाँ पे थर थर कांपने लगे थे, जिसके चलते बेचारा वो शॉपकीपर खुद ही वहाँ पे खुद को संभालता है। लेकिन इस बीच उसके एक नौकर को एसएस तजू बिल्कुल एक डेबल की तरह दिखाई दे रहे थे, जिसमें उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। ये देखकर ही वो नौकर वहाँ पे इतनी बुरी तरह से डर जाता है कि वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था, जो देखकर वो शॉपकीपर घबराते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा फट्टू निकला। लेकिन तभी एक तरफ से तजू उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहीं दूसरी तरफ से हवजियन और मिचू अपने हाथों को मसलते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे थे, जो देखा तो वो शॉपकीपर खुद भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वहाँ पे करे तो करे क्या। अब जैसे जैसे वो लोग वहाँ पे उसके करीब आते जा रहे थे, वैसे वैसे शॉपकीपर की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। तभी वो शॉपकीपर वहाँ पे अपने पास से कुछ बाहर निकालने की कोशिश करता है, जो देखकर उसके नौकर को लगता है कि शायद उसका मास्टर लड़ने के लिए कोई वेपन बाहर निकाल रहा है, इसलिए वो भी वहाँ पे चिल्लाते हुए अपनी सोड को बाहर निकाल चुका था। लेकिन जब वो अपने बगल में अपने शॉपकीपर को देखता है तो वो वहाँ पे अपने घुटनों पे आकर तजू से माफी मांगते हुए कहने लगा था, जू यंग प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुम मुझे माफ कर देते हो तो मैं तुम्हें अपना ये डिवाइन मिरर भी दे दूंगा, जिसके इस्तेमाल करके तुम जियांग हनसेट के लीडर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। हमारी ट्रेडिंग के सारे सबूत आपको इसी मिरर के अंदर ही मिल जाएंगे, बस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब शॉपकीपर तो वहाँ पे झुक चुका था, लेकिन बेचारे उस नौकर का वहाँ पे पोपट हो गया था। ऐसा तजू के साथ साथ सभी लोगों की नजरें वहाँ पे उसी के ऊपर टिक जाती हैं, जो कि अपनी सोड को बाहर निकाले खड़ा था। अब ये देखकर बेचारा वो नौकर वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं हमला नहीं करने वाला था, वो तो बस मेरे सर में खुजली हो रही थी, इसलिए मैंने इस सोड को बाहर निकाला था। और ये कहकर वो नौकर जैसे ही उस सोड का इस्तेमाल करते हुए अपने सर में खुजाता है तो वो खुद ही अपने सर को जख्मी कर चुका था। और जैसे वो अपने सोड के ऊपर अपना खून लगा हुआ देखता है तो वो तो वैसे ही वहाँ पे डर के मारे बेहोश हो चुका था, जो देखकर मिचू वहाँ पे नाम अपना सर हिलाते हुए कहती है, कैसे अजीब अजीब लोग हैं। तभी बर्निक्रो आगे बढ़कर उस शॉपकीपर के पास आते हुए उससे कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल और शातिर होगे, लेकिन तुम तो एक बुज़दिल निकले। बर्निक्रो की ये बात सुनकर वो शॉपकीपर घबराकर उसे जवाब देते हुए बताता है, मैं असल में ये सब नहीं करना चाहता था, लिंगान सेक्ट जबरदस्ती मुझसे ये सब करवा रहा था। अगर आपको मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं है तो इस मिरर के अंदर सारे सबूत है, आप इन्हें चेक कर सकते हो, आपको सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। उस शॉपकीपर की ये बात सुनकर ऐसा तजू भी वहाँ पे उस मिरर को अपने पास बुला लेते हैं, और जैसे वो वहाँ पे उस मिरर को चेक करते हैं तो उन्हें वाकई वहाँ पे लिंगान सेट का मास्टर ही दिखाई देता है, जो कि चैंग लियू ट्रेडिंग के लोगों को आदेश देते हुए कह रहा था, तुम लोगों को ये सारा काम रात के अंधेरे में छुपते छुपाते हुए करना होगा, और एक बात का खास ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जू यंग तुम लोगों को ना ढूंढ सके। अब ये सब देखकर ऐसा तजू अचानक से अपना डिवाइन ऑरा सीधे शॉपकीपर के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं, जिससे बेचारा वो शॉपकीपर बर्दाश्त ना करते हुए सीधा अपने घुटनों पे आ चुका था, और बहुत ही मुश्किल से ऐसा तजू से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तो ये सब बस लिंगान सेट की मदद करने के लिए कर रहा था। वो लोग हमें इन जेट जहाज को बेचने के बदले में काफी सारे टेस्ट दे रहे थे, और ये कहकर वो वहाँ पे अपने पास एक सेफ की को बाहर निकाल कर उस ऐसा तजू को देते हुए कहता है, ये रही हमारी ट्रेडिंग कंपनी की सेफ की, जो देखकर मिचू जल्दी से उस सेफ की को वहाँ पे उसे छीनते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है हमारे एंसेस्टर को तुम्हारे घटिया टेस्ट चाहिए। और ये कहकर मिचू वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उस सेफ की का इस्तेमाल करते हुए एक डुप्लीकेट की बनाना शुरू कर देती है, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर ऐसे तजू से कहता है, इस सब के अलावा मैं और कुछ भी नहीं जानता। उस शॉपकीपर की ये बात सुनकर तो ऐसा तजू अपने डिवाइन ऑरा का प्रेशर उसके ऊपर और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, वो भी सिर्फ अपनी आंखों के इशारे से, जिसके चलते तो वो शॉपकीपर वहाँ पे पूरी तरह से नीचे जमीन के साथ चिपक चुका था, और साथ ही साथ वो वहाँ पे चिल्लाते हुए ऐसा तजू से कहने लगा था, नहीं नहीं रुकिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। हमें ऑर्डर्स मिले थे कि हर 3 महीनों बाद इन सारे जेट चार्ज को हम लोगों को यूनजियन पोस्ट तक पहुँचाना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हर 3 महीनों बाद एक बहुत बड़ा ऑर्डर हम लोग यूनजियन पोस्ट तक पहुँचाते हैं, और कल ही 3 महीनों का समय पूरा होने वाला है, यानी कि कल वहाँ पे डिलीवरी करने का दिन है। उस शॉपकीपर की ये बात सुनकर ऐसा तजू अब वहाँ पे सबको जान चुके थे, इसलिए वो वहाँ पे अपने डिवाइन ऑरा का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ उस शॉपकीपर की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे उसकी मेमोरी को भी इरेज कर चुके थे, जिसके चलते बेचारे उस शॉपकीपर के मुंह और नाक दोनों जगहों से खून निकलने लगा था, जो देखकर ऐसा तजू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मौजूद सारे जेट जहाज को अपने पास रख चुके थे, और चैंग लियू ट्रेडिंग में अपना काम निपटाने के बाद वो वहाँ से निकल चुके थे और पीछे छोड़ गए थे चैंग लियू ट्रेडिंग के शॉपकीपर को, जो कि वहाँ पे पागलों की तरह जोर जोर से हंस रहा था। और इसी बीच हम वहाँ पे सामने की तरफ ऐसा तजू को देखते हैं, जो कि वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कोल टून में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे एंशिएंट टायलेंसर के ड्रेस को हाथ लगाने की, उसकी सजा तो अब तुम लोगों को मिल के रहेगी। और ऐसा तजू कैसा कहते ही हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर अगला एपिसोड भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।